नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अक्षय नवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु 14 कोसी की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा मार्ग को सुगम और सुलभ बनाने के लिए बालू डाले जा रहे हैं ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रतिदिन अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व डीएम चंद्र विजय सिंह अपनी टीम के साथ 14 कोसी परिक्रमा पथ का निरीक्षण भी कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों की चुनौती रहेगी। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि परिक्रमा पथ पर 12 स्वास्थ्य कैंप बनाए जा रहे हैं, जिस पर पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेगा। इसके साथ ही 15 स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, जिससे आपात चिकित्सा के लिए सुविधा प्रदान रहेगी। इसके अलावा परिक्रमा पथ पर जितने भी प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। 12 टेम्परेरी जो है स्वास्थ्य केंद्र लगाए गए हैं, जिसमें कि 24 घंटे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 15 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे है ना एम्बुलेंस को किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग पे जितने भी निजी चिकित्सालय पड़ेंगे उन सबको भी जो है सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है कि वो भी अपने चिकित्सालय 24 घंटे खुले रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर है ना अगर किसी श्रद्धालु को कोई चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसको मुहैया कराएंगे। बेड कुल 50 आरक्षित किए गए हैं, 20 जो है मेडिकल कॉलेज में, 20 जिला चिकित्सालय में, 10 श्रीराम में। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सभा में आई जनता का आभार जताया और इसके बाद महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और BR अम्बेडकर को पुष्पांजलि भी अर्पित की। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा महायुति और महायुति के प्रत्येक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र में विकास की गति जारी रहेगी। हम अगले 5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम सभी को, भाजपा को, महायुति के एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के लिए हमारी महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका जीवन आसान बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो समाज तेजी से आगे बढ़ता है। मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी बाधाओं को दूर किया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार केंद्र सरकार के विजन को भी आगे बढ़ा रही है। यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आई है, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहनों, बेटियों का जीवन आसान बनाना, उन्हें सशक्त करना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से प्रगति करता है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर अनेक बड़े बड़े फैसले लिए हैं। पिछली सरकारों ने सैनिक स्कूलों से लेकर काम के कई क्षेत्रों में महिलाओं का रास्ता रोका हुआ था। ये मोदी है, उसने वो सारे बंधन हटाए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में
काम के अवसर दे दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। वहीं विपक्ष माझी लड़की बहन योजना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के इकोसिस्टम के सदस्य से इस योजना के खिलाफ अदालतों तक पहुंच गए हैं। वो सत्ता में आते ही इस योजना को बंद करना चाहते हैं। वो महिलाओं को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा राज्य और देश देख रहा है कि कैसे एमवीए के लोग महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कौं तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने ठान लिया है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इस योजना को बंद कर देंगे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ये योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आगे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। 2 दिन पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, महाराष्ट्र। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता कर शहर में होने वाले युवा महोत्सव के बारे में जानकारी दी। रेखा आर्य ने कहा कि देहरादून में आज शाम से युवा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए विभाग द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये महोत्सव 9 से 14 नवंबर तक राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में चलेगा। युवा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9 नवम्बर को शाम 6 बजे किया जाएगा। खेल मंत्री के मुताबिक प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इसीलिए युवा महोत्सव की थीम में राष्ट्रीय खेल भी शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत महोत्सव के पहले दिन मलखम और पिट्ठू जैसे खेल प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि लोगों को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके। तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक यानी कि बाल दिवस तक यह युवा महोत्सव लगातार कार्यक्रम के रूप में हम सब के बीच में रहेगा। इस युवा महोत्सव को हम लोग परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं और इस युवा महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 9 तारीख को शाम से इसका शुभारंभ होगा और 14 तारीख तक ये लगातार संचालित रहेगा। प्रथम दिन में हमारे इस युवा महोत्सव के कार्यक्रम में हमारे खासकर जो हमारे अब नेशनल गेम्स होने वाले हैं, तो नेशनल गेम की एक थीम भी इसमें मुख्य रूप से प्रभावी ढंग से रखी गई है।
तो प्रथम दिन हम लोग इसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन रहेगा, जिसमें हमारे मलखम, पिट्ठू और मुर्गा झपट का प्रदर्शन रहेगा। इसके साथ ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नेशनल गेम्स वॉलंटियर्स पोर्टल की भी हम लोग शुरुआत करेंगे, उसकी लॉन्चिंग रहेगी। स्पोर्ट्स साइंस की हमारी इसमें प्रदर्शनी भी रहेगी, क्योंकि अब की बार का जो हमारा युवा महोत्सव है उसके लिए जो है वो जो थीम मिली है हम सब लोगों को युवा महोत्सव के लिए, वो इनोवेशन इन स्पोर्ट्स साइंस इसका मुख्य थीम है। तो इसमें स्पोर्ट्स साइंस की प्रदर्शनी रहेगी, इसमें स्पीकर सेशंस भी रहेंगे, जिसमें अमन राय जी को फाउंडर हैं एरोलीग के, वो भी रहेंगे, उनका सेशन रहेगा। मुर्गेश कुमार जी ऑटिन स्पोर्ट्स के हैं, उनका भी इसमें सेशन रहेगा। विक्रमानंद जी सीईओ हैं केस के, वे भी अपना सेशन देंगे। इसके साथ ही इसमें विज्ञान मेले का आयोजन रहेगा, फूड फेस्टिवल रहेगा, युवा कृति के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट प्रदर्शनी भी इसमें रहेगी, स्टार्टअप प्रदर्शनियां भी इसमें रहेंगी, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनियां रहेंगी, पुरस्कार वितरण का भी रहेगा और कंसर्ट प्रस्तुतियां भी, पांडवास बैंड का कंसर्ट प्रस्तुति भी इसमें रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अध्यक्षता में दिशा की पहली बैठक संपन्न हुई। अयोध्या के विकास से जुड़े प्रस्ताव पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में भाजपा और सपा के जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिले के विकास, सड़क निर्माण और पेयजल व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने विभिन्न प्रस्ताव रखे। विभागीय अधिकारियों ने तय समय सीमा के भीतर इन पर अमल करने का आश्वासन दिया। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सपा सांसद के साथ पार्टी से जुड़े कुछ नगर पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये जिला विकास और निर्माण समन्वय समिति जो दिशा के नाम से प्रचलित है, ये जिले के विकास के लिए और निर्माण के लिए बैठक होती है और बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत इसका उत्तरदायित्व होता है। इस बैठक में आज टीम इनके जितने अधिकारी हैं करीब सब की उपस्थिति में बहुत अच्छे ढंग से ये बैठक आज सम्मानित हुई, जिसमें जिले के विकास के लिए चाहे वो सड़कें हों, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, सब पर गहन चर्चा हुई और अपने अपने क्षेत्रों से माननीय सदस्यों ने बातें रखी हैं और हमारे अधिकारियों ने सहर्ष उन बातों को स्वीकार करते हुए उसको पूरा करने का एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आश्वासन दिया। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में बनी तकिया मस्जिद को गिराने के आदेश देते हुए मुतवली पर 4.12 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी है। राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पहले एक तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को गिराया जाएगा। तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल राजपुर खामपुर गांव के रहने वाले गुलशेर मलिक ने बीती 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर की थी। इसमें गुलशेर ने आरोप लगाया कि गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर मुतवली ने तकिया वाली मस्जिद का निर्माण कराया है। इस निर्माण को अवैध बताकर हटाने की मांग की गई। इसके बाद लेखपाल और कानूनगो ने पैमाइश कर तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर तहसीलदार के न्यायालय में वाद दर्ज कर सुनवाई शुरू की गई। इसके बाद साक्ष्य प्रस्ताव करने के लिए मस्जिद के मुतवली फरियाद को नोटिस भी जारी किया गया। वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद से ही गांव में लोगों ने हंगामा कर दिया और वहीं महिलाओं ने कहा कि मस्जिद को किसी भी हाल में गिराने नहीं देंगे, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना पड़ना पड़े। ये जो है 5 साल से जी प्रार्थना पत्र देते आ रहे थे और जो लेखपाल थे जी पुराने वाले सब झूठी रिपोर्ट लगाते आ रहे थे। IGRS लखनऊ मुख्यमंत्री तक जो हमने एप्लीकेशन दी सब पे झूठी रिपोर्ट लगाई जी। तो हमने वे सभी इकट्ठा कर गया जी, परेशान आ गया। फिर हमने हाईकोर्ट जाने का डिसीजन लिया जी। 29/7 में आदेश हुए थे जी धारा 67 की कार्रवाई करने के लिए SDM को और DM साहब को और जो तहसीलदार को जी। इसमें जो है तहसीलदार साहब ने जो है मुकदमा कायम कर लिया था जी 67 धारा का जी। करने के पश्चात जो है जी आदेश कल हुए थे इसमें वो खाली कराई जाए। केवल जो है एक तालाब पर कार्रवाई हुई है, 2 तालाब पर जो है अभी कब्जा है फिलहाल जो है, जो 67 की कार्रवाई एक तालाब पे ही करके 2 पर नहीं करेगी। मामले कहाँ बनी हुई है, क्या प्रूफ है? ये मस्जिद जो है 603 तालाब पर बनी हुई है।
2005 में जो है इसकी नींव रखी गई और मस्जिद तो 50 साल पूर्व है, लेकिन जो है 2005 में घेरी गई जगह तो ये जो तालाब की है। में फर्द थी जी, सरकारी जो फर्द होती है, मेरे पास में नक्शा नजरी सब थे जी, जो मैंने निकलवाए थे सरकारी कागज निकलवा के जब मैंने जो है एप्लीकेशन दी थी, जब भी मैं हाई कोर्ट गया था। क्या आदेश आए हैं? अब आदेश ही हुआ है जी, जो इस पर 4,12,000 रुपये का हर्जाना है जी, जो मुतवल्ली है उसके ऊपर, और जो है मस्जिद गिराने के आदेश हुए। तो चेतावनी तो पहले तो 2 साल पहले जी मेरा घर पे मकान पे जो है क्वाड थे वे तोड़ दिए गए थे जी। जब भी मैं बड़ो थाने में गया जी, तहरीर भी ना लिखी गई थी। तो ऐसे ही चल रहा 5 साल से परमानेंट में। बागपत से राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।